हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में डीएनए की आज हम लोग चर्चा करेंगे। डीएनए होता क्या है और डीएनए किस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इन सब चीज को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डीएनए अगर उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। डीएनए नाम सुन चुके हैं, डीएनए इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात किया जाए तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इसकी जो खोज है न्यूक्लिक एसिड की वो फ्रेडरिक मिशर ने किया। इसकी खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने किया था। फ्रेडरिक मिशर ने किया था और इन्होंने सबसे पहले इसको जो है जो WBC होता है, उस WBC यानी जो पश कोशिकाएं होती है, उस पश कोशिकाओं में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड देखा था। यानी उन्होंने बताया कि जो केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा नहीं पाई जाती है, केवल फास्फोरस की मात्रा होती है, और उन्होंने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। बाद में एक साइंटिस्ट हुए अल्टमान, एक साइंटिस्ट आए अल्टमान आए। अल्टमान ने देखा कि जो फास्फोरस वहां पर प्रेजेंट होता है वो फास्फोरस फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, अतः उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है, उसके अंदर पाया वाला एक भाग होता है जो दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। तो आज हम लोग को उसी में से डीएनए को स्टडी करना है कि डीएनए किस प्रकार से है। अगर यहां पर बात की जाए कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए दो प्रकार के होते हैं। एक होता सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का मतलब यह नहीं होता कि वो गोल सी आकृति का होगा। सर्कुलर डीएनए का मतलब यह नहीं कि वो गोल सी आकृति का होगा, बस इसमें क्या है, कोई एंड दिखाई नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होंगे, बस इसमें क्या है, कोई एंड दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे वो सब 5 एंड 3 एंड होता है, यहां पर कोई एंड दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए पाए किस में जाता है? तो सर्कुलर डीएनए जो होता है, जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, प्रोकैरियोट सेल उसमें पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट सेल में भी जो है पाए जाते हैं। और यूकैरियोट सेल में कहां पर पाए जाते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स में हरित लवक में भी क्लोरोप्लास्ट, तो यहां पर जो है ये डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए होता है ये एक्चुअल में सर्कुलर डीएनए होता है। ये डीएनए की साइज भी छोटी होती है और ये डीएनए क्रोमोसोम नहीं बनाता है। ये डीएनए क्रोमोसोम नहीं बनाता है, ये यहां पर प्रोक्रोमोसोम आप कहेंगे या जीनोफोर कह सकते हैं। अर्थात यहां पर जो डीएनए है वो डीएनए यहां पर क्रोमोसोम नहीं बनाएगा। ठीक। दूसरा होता है एक लाइनियर डीएनए होता है, जिसको हम लोग को आज डिटेल में पढ़ना है। लाइनियर डीएनए, जो लाइनियर डीएनए होता है इसमें एंड प्रेजेंट होता है, इसमें 5 एंड एंड एक 3 एंड यहां पर प्रेजेंट होता है। जैसा कि अभी आप लोग पढ़ेंगे, जैसे देखे होंगे यूजुअली जो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल है, उस पर एक तरफ 5 एंड लिखा होता है, एक तरफ 3 एंड लिखा होता है। एक्चुअल में वो 5 एंड नंबर ऑफ कार्बन्स होता है, 3 एंड भी नंबर ऑफ कार्बन्स होता है। तीसरा कार्बन नीचे है तो 3 नीचे होगा, 5वां कार्बन ऊपर तो 5 एंड ऊपर होगा। तीसरा कार्बन ऊपर है तो 3rd एंड होगा और ऊपर की ओर, और 5 एंड अगर 5वां कार्बन नीचे तो 5 एंड नीचे की ओर होगा। वो भी स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा जिससे कि आपको कोई भी चीज यहाँ पर टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो लाइनियर डीएनए जिसमें एंड प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है, एंड प्रेजेंट होता है और दो एंड होते हैं, एक होता है 5 एंड होता है और एक जो होता है वो 3 एंड होता है। तो दोनों एंड यहां पर प्रेजेंट होते हैं और ऐसा पाया जाता है कहां पर? तो ये पाया जाता है जो यूकैरियोट सेल होते हैं, यूकैरियोट सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये यूकैरियोट्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में इसके जो है प्रेजेंट होता है। तो ये तो था थोड़ा सा डीएनए के एक चर्चा करने। अब बात करते हैं कि जो डीएनए होता है वो कितने प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना है। अगर डीएनए की बात करें, कंपोजिशन ऑफ डीएनए, कंपोजिशन ऑफ डीएनए की बात किया जाए तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए यहां पर कहा जाए तो डीएनए कंपोजिशन जो होता है ये 3 कंपोजिशन यानी कि 3 जो है मटेरियल से मिलकर के बना होता है। द फर्स्ट मटेरियल इज पेंटोज शुगर, और अगर ये डीएनए है तो यहां पर जो पेंटोज शुगर जो है ये यहां पर डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा, डीऑक्सी
राइबोस शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसका फार्मूला होता है C5H10O4। ये यहां पर अगर वो राइबोस शुगर होता तो वहां C5H10O5 होता, पहला ये होता है। दूसरा इसमें बात किया जाए तो इसमें फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है H3PO4। और तीसरा इसमें सब्सटेंस जो होता है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस पाया जाता है। ये जो नाइट्रोजनीय समाक्षर होता है दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्यूरिन्स होता है, एक प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन्स जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, फिर दो रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दो रिंग होता है, डबल रिंग पाया जाता है। एक रिंग जो होता है उसका नाम है यहां पर पिरिमिडीन रिंग होता है, पिरिमिडीन रिंग होता है। और प्लस एक जो इसमें होता है इमिडाजोल रिंग यहां पर पाया जाता है, दूसरा पिरिमिडीन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग होता है, जोल रिंग होता है। असल में जो पिरिमिडीन रिंग होता है यहां पर 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होता है, और इसमें जो है 3 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन होता है, ये यहां पर बना। तो जो प्यूरिन्स होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनिन, एडेनिन जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, एक होता है ग्वानिन जिसे जी से डिनोट करेंगे, दूसरा होता है पिरिमिडीन, दूसरा पिरिमिडीन होता है। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें, और वो वही केवल पिरिमिडीन होता है, यानी कि 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन ये प्रेजेंट होगा। ये भी डीएनए में दो प्रकार के होते हैं डीएनए में, एक होता है थाइमीन जिसे टी से डिनोट करेंगे, और एक होता है साइटोसिन जिसे सी से डिनोट किया जाएगा। तो ये इतने प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनता है न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए। अब समझते हैं यहां पर डीएनए जो है वो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो यहां पर समझेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा पीके बना रहा हूं, जैसे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये फर्स्ट कार्बन, थोड़ा सा इसको सही बना दे, या यहां पर इसको मैं देख लेता हूं इस तरफ से, यहां पर थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको, ये यहां पर बन गया स्ट्रक्चर, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर में आपको याद रखना है इधर से फर्स्ट कार्बन से आप यूज करेंगे, फर्स्ट कार्बन तो हाइड्रोक्सिल एक ऊपर होगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सिल यहां होगा, और ये फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर जो है जुड़ा होगा, बाकी जगहों पर हाइड्रोजन पाया जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला तैयार हो गया आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर राइबोस शुगर होता तो इसके दूसरे कार्बन पर भी यहां पर हाइड्रोक्सिल होता, ये डिफरेंस होता है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में। अब इसका कोई एक बेस ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं ले रहा हूं यहां पर जो है थाइमीन ले रहा हूं, या साइटोसिन, कोई भी एक थाइमीन ले रहा हूं। थाइमीन अगर ले रहे हैं तो यहां पर स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा बन जाएगा, ये थाइमीन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये थाइमीन है तो यहां पर एक कीटोन ग्रुप, यहां कीटोन ग्रुप, और यहां पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये होता है पूरी स्ट्रक्चर। यहां एक नाइट्रोजन और यहां एक नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा होता है, बाकी जगह पर केवल आपको बैलेंस ही केवल करना है, यहां पर बैलेंस ही केवल कर देना है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बन गया, वहां मैंने थाइमीन बनाया। अगर मान लेते हैं वो साइटोसिन होता तो बस वहां जो मेथिल ग्रुप आप लगाए वो मेथिल ग्रुप नहीं होता, और ऊपर जो यहां पर या एमीन ग्रुप होता, वहां पर एमीन ग्रुप होता, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस होता है। अब इसमें से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल,
ये आपस में बाइंड करता है और ये बाइंड करके यहां पर जो है एक H2O के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है। H2O बाहर निकल गया और यहां जो बॉन्ड बन करके उसका नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, H2O यहां से बाहर निकल गया। H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया है और ये नाइट्रोजन जो है आकर के सीधे इससे जो है जुड़ गया। इस तरह से बनने वाली संरचना को नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये जो बन रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा आएगा फास्फोरस, ये आएगा H3PO4। ये H3PO4 यहां पर आएगा, इस तरह से मान लेंगे ये हो गया H3PO4, ये और ये। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ करके H2O के रूप में यहां बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में, और बन जाएगा यहां पर फास्फो एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। फास्फो एस्टर बॉन्ड बन जाएगा और ये H2O यहां से निकल गया और ये बाकी जो ऑक्सीजन है वो शेष यहां पर बच गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया फास्फो एस्टर बॉन्ड। इस तरह से फास्फो एस्टर बॉन्ड बन गया और इस तरह से हमारा जो बन गया न्यूक्लियोटाइड बन गया। अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ डीएनए। यानी डीएनए की हमने एक ईड बना लिया है और अब एक ईड जो बन गया, ये यहां पर स्ट्रक्चर बहुत सारे इनफाइनाइट न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर जो है इस तीसरे वाले कार्बन से पूरा जो इसके फास्फेट होंगे जुड़ जुड़ करके एक लंबी चेन बनाएंगे और उससे बन जाएगा एक लंबी सी चेन बनेगी जिसका नाम होगा वहां पर जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझेंगे यहां पर कैसे दूसरा वाला, सपोज करते ऐसे ही एक दूसरा यहां पर बन जाएगा। सपोज करते यहां पर एक ऐसे ही बना है, आपको मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं, ये P, ये O और ये हाइड्रोक्सिल, ये CH2, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, एकदम सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन और यहां से मैं सीधे जोड़ दे रहा हूं कोई किसी को जो है, ये मैं यहां पर साइटोसिन को ले आ रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी। यहां एमीन ग्रुप होता है NH2 और यहां कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। यहां पर एक बॉन्ड लगा देंगे, यहां नाइट्रोजन होता है और इस तरह से यहां पर जो है एक हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन लगाएंगे और एक बॉन्ड लगा देंगे। ये अब आपका ये जो था ये थाइमिन था, ये थाइमिन था और ये मैंने यहां पर लिखा है साइटोसिन को यहां पर ले आया। एक तरह से बस इसका मतलब उससे नहीं है, बस चारों में से कोई एक आना चाहिए। अब जैसे ही ऊपर बना है सेम वही नीचे ही बनाया गया है, सेम कोई डिफरेंस यहां पर नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसको अगर अलग देखेंगे तो ये अलग स्ट्रक्चर है अलग, यानी दो न्यूक्लियोटाइड हमने बना दिया। अब इसका क्या होगा, इस तीसरे वाले कार्बन का हाइड्रोक्सिल जो है इसके हाइड्रोजन से फिर जुड़ जाएगा और फिर यहां पर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। और अब यहां पर चूंकि यहां पर एस्टर बॉन्ड दोबारा बन रहा है इसलिए इसका नाम रखा जाएगा फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर बॉन्ड। और इसको यहां से H2O को यहां निकाल देंगे, ये निकल गया और ऑक्सीजन से सीधे जाकर के ये जो है जुड़ जाएगा, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से अब यहां पर एक और न्यूक्लियोटाइड बना। इस तरह से लगातार तीसरे कार्बन से लगातार एक श्रृंखला जुड़ती जाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा और एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां पर बन करके सामने आ जाएगी। ये होती है स्ट्रक्चर यहां पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। दूसरा जो बनेगा, इसी चीज को आप उठा करके घुमा दीजिए, इसको पलट दीजिए तो ये जो 5 इंड है वो नीचे चला जाएगा और तीसरा कार्बन ऊपर चला जाएगा। पांचवा कार्बन अगर उसको घुमाएंगे तो ये पांचवा कार्बन जो है ये नीचे चला आएगा, ये पांचवा कार्बन नीचे और तीसरा कार्बन ऊपर हो जाएगा। तो एक श्रृंखला जो होती है 5 into 3 और दूसरी श्रृंखला 3 into 5 यहां पर बन जाती है। तो ये यहां पर स्ट्रक्चर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब समझते हैं यहां पर जो वाटसन ने क्रिक डबल हेलिकल मॉडल दिया था उसके बारे में समझते हैं कि वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो मॉडल कैसा है। तो उसको यहां पर समझेंगे, उसी का फिगर यहां पर समझेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया था, तो ये इसी स्ट्रक्चर पर आपको बेस्ड रखना है, बस ज्यादा नहीं कुछ करना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीएनए किस प्रकार से बनता है। तो इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बना और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उसके अपोजिट बनेगा। तो इसमें होता है जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बना है ये, और सब में हाइड्रोजन वो क्या नाम जो न्यूक्लियोटाइड वो क्या नाम है नाइट्रोजन बेस से सब में उधर है। सब मान लिया वहां पर मैंने बनाया है थाइमिन है,
फिर साइटोसिन है, हो सकता है आगे एडेनिन आए, ऐसे ग्वानिन आए, ऐसे आ रहा है। तो अगर एक दूसरा भी इसी तरह से बनाएंगे तो उसका बुक उधर हो जाएगा, तो जुड़ेगा नहीं। तो ये 5 एंड है, ये 5वां कार्बन ऊपर है ना, 5वां कार्बन ऊपर है और तीसरा कार्बन सभी जगह पर नीचे ही आ रहा है, तो ये तीसरा कार्बन है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें इसको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो अगर ऐसे ही बना करके इसको घुमा दिया जाए, यानी 3 एंड को ऊपर कर दो, 3 एंड ऊपर कर दो, तीसरा कार्बन और 5वां कार्बन नीचे, तो अपने आप इसका जो मुख्य है वो इधर आ जाएगा। तो ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, इस तरह से प्रोसेस यहां पर बन जाएगी और दोनों के बीच में यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह से बॉन्डिंग की प्रक्रिया यहां पर होती है। समझते हैं कि जो डीएनए का यहां पर स्ट्रक्चर है, वाटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था वो मॉडल कैसा है। तो वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है, उस मॉडल को अगर बात किया जाए तो वो मॉडल है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलली एक दूसरे से राइट हैंडेड रोटेशन में घूम करके जुड़े होते हैं और इस तरह से उनके बीच में जो है जो बॉन्ड बनता है एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गायनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये मैं ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन अब आपको समझ के फिगर से समझना है। तो यहां पर जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, मान लिया डीएनए है, मैं बना रहा हूं, समझेंगे यहां पर। एक हो गया ये, ये हो गया एक दूसरा डीएनए, समझेंगे थोड़ा सा यहां पर गलतियां ना हो, एक प्रयास की जिससे कि आपको समझ में आ जाए, एक ऐसा बनाया जाए ये मैंने एक फिगर बनाया। अब थोड़ा सा रफली टाइप का है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एक रफली टाइप मैंने फिगर बनाया, थोड़ा सा इसको सही कर दें कि बहुत कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप क्लियर फिर से बना दे रहा हूँ, इससे कि एक कंफ्यूजन ना रहे, बहुत ज़्यादा पास हो गया है और इतने नज़दीक रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। तो आप समझेंगे इस चीज़ को, टॉपिक को, कि ज्यादा नजदीक होने पर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बॉन्ड बनाऊंगा तो बॉन्ड में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है दूर से रख रहा हूँ। ये चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर पूरा आप देख रहे हैं, ये है पूरा जो बना हुआ है, इसको हम लोग बैकबोन ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। ये बैकबोन ऑफ डीएनए है, ये बैकबोन ऑफ डीएनए यहां पर है। बैकबोन ऑफ डीएनए, इस डीएनए के बीच बीच में यहीं पर जो मैंने बताया, जैसे एडेनिन है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से जुड़ा होगा, ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा था। ये पहले मैं इसको पढ़ दूं, ये 5 एंड है तो ये 3 एंड है, ये 5 एंड वाला ये गया, ये 3 एंड और ये 5 एंड हो गया। यहां पर भी एक बेस पेयर पाया जाता है। थायमिन सदैव एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन सदैव साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहां पर जुड़ा होता है। यहां पर क्या आपको रखना है इससे मतलब नहीं है, बस पेयरिंग उसकी सही होनी चाहिए। पेयरिंग अगर आपका ठीक है तो आपका आंसर सही रहेगा।
पेयरिंग यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन किससे पेयर कर रहा है। तो ग्वानिन सदैव साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है और एडेनिन सदैव थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहां पेयरिंग करता है। इस तरह से यहां पूरी प्रोसेस आपको यहां पर बना देना है। समझेंगे कि बहुत ही आसान से ये टॉपिक लगेगा आपको। इस तरह से ये हो गया थायमिन, एडेनिन, इस तरह से पूरा, ठीक है। ये बन गया एक तरह से डीएनए, जो रफली डायग्राम मैंने बना दिया है, डीएनए का रफली डायग्राम ही मानेंगे इसको आप। अब यहां पर क्या है कि देख रहे हैं कि इसका जो रोटेशन होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। जो रोटेशन होता है, अगर आपको रोटेशन की बात किया जाए तो इसका आपका रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो रोटेशन इसका कैसा है, तो रोटेशन इसका होता है राइट हैंड साइड में होता है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इसका रोटेशन कैसा है, तो राइट हैंडेड साइड में होता है, राइट हैंडेड होता है रोटेशन। इसके अलावा जो है अगर इसमें बात की जाए तो इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर है, यानी इसका पूरा जो माप यहां से लेकर के पूरा ये जो होता है, इसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का यहां पर होता है, 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कौन सा डीएनए, तो ये बी डीएनए, जो वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल मॉडल दिया था वो बी डीएनए का दिया था। तो वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने मॉरिस विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू जो डीएनए प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पर उन्होंने 3 डायमेंशनल डीएनए का एक स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था। और वही 3 डायमेंशनल जो डीएनए है वो यहां पर आपको समझ में आ रहा है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक चक्कर से यानी एक वर्ल, वन वर्ल, यानी कि कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वन वर्ल ये होता है यहां से लेकर के अगर बात किया जाए तो यहां तक की जो दूरी है ये अप्रॉक्स 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 34 एंगस्ट्रॉम एक चक्कर जहां से, एक चक्कर जहां पर कंप्लीट कर ले 34 एंगस्ट्रॉम होता है। हालांकि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो इसको नहीं मानते हैं, वो 36 मानते हैं, लेकिन अभी आपको वाटसन और क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल पढ़ना है, इसलिए आपको उन्हीं के मॉडल को केवल फॉलो करना है। तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें कुल बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल इसमें बेस पेयर की संख्या होती है 10 बेस पेयर होता है। और प्रत्येक बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के जो बीच की दूरी होती है, तो आप तुरंत इसको काउंट कर सकते हैं। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, यहां पर आंसर आ जाएगा। इसमें आपको 2 ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, एक मेजर ग्रुप दिखाई पड़ रहा है और एक माइनर ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। जो मेजर ग्रुप होता है, अगर मेजर ग्रुप की बात किया जाए, मेजर ग्रुप, तो जो मेजर ग्रुप है ये लगभग 1.2 नैनोमीटर होता है। और जो माइनर ग्रुप होता है, जो छोटा सा यहां पर खांच दिखाई पड़ रहा है, माइनर ग्रुप जो होता है ये इसमें 0.6 नैनोमीटर ही केवल होती है। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर आता है। तो एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप होता है। इसमें आपको यह भी याद रखना है कि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी मैंने कहा कि एडेनिन सदैव डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन जुड़ता है और ग्वानिन सदैव ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी क्या होती है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी होती है वो 2.83 से 2.90 एंगस्ट्रॉम होती है। इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी, ये बहुत ही आपको ज्यादा मेंशन करना पड़ेगा। तो 2.83 से 2.90 एंगस्ट्रॉम होता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी होती है। तो ये इसका डीएनए है। तो डीएनए में आपको क्या लिखना है कि यहां दो एंटी पैरेलली पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है 3x5, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये 5x3, और दोनों एंटी पैरेलली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंटी पैरेलली। और ये इनका जो रोटेशन है वो राइट हैंड साइड रोटेशन है, और इनका जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। यहां पर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन वन वर्ल 34 एंगस्ट्रॉम एंड ईच वर्ल्स हैव 10 बेस पेयर। यहां पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। एंड जो यहाँ पर बेस पेयर है, इस बेस पेयर के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। सम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइनर मेजर ग्रुप्स एंड अदर्स माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप्स इज 1.2 नैनोमीटर एंड माइनर ग्रुप इज 0.6 नैनोमीटर यहाँ पर पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बैकबोन ऑफ डीएनए के नाम से आते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है ये इसी बेस पेयर से जाकर के यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहा है, और इसी से यहाँ पर जो है दोनों जो है जुड़े होते हैं। इस तरह से एक लंबा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा है, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और यही अंतिम चल करके डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। तो ये था जो पूरा टॉपिक था, ये वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल था। और ये पूरा टॉपिक आपका डीएनए था। जो डीएनए में आपने देखा कि किस प्रकार से डीएनए बनता है। सबसे पहले इसका एक न्यूक्लियोसाइड बनाए, फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनाए, फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए, और उसका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ करके परस्पर एक डीएनए का निर्माण यहां पर कर लेते हैं। तो ये पूरा जो था टॉपिक आज का ये था डीएनए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए और इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही आपका पूरा मेन
टारगेट्स है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड वही बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको आप देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।